हेलो बच्चों आज हम एक नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, है ना। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, है ना। दो चर, देखो एक नया शब्द आया इसमें, चर, है ना। वैसे आपको पता ही होगा चर को इंग्लिश में हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है ना। और दूसरा है रैखिक समीकरण, ठीक है ना। तो रैखिक को लीनियर, लाइन से बना है ये, LINEAR, लाइन, है ना। तो लीनियर, और समीकरण का पता ही है आपको, समीकरण को क्या बोलते हैं? इक्वेशन, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। अब देखो बेटा, इनको रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं बच्चों इनको, क्योंकि ये इस प्रकार के समीकरण होते हैं कि अगर इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करें, ग्राफ पे अगर हम इनको रेखांकित करें तो एक सरल रेखा निर्मित होती है, एक सरल रेखा का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे पिछली बार जो तीसरा चैप्टर था बेटा, है ना, उसमें आपने पढ़ा था कि x + 5 = 0 है ये, है ना। तो ये एक रैखिक समीकरण है, और कितने चर हैं इसमें? एक चर है, x + 5 = 0। दूसरा समीकरण मैंने ले लिया, कोई भी मेरी मर्जी से ले सकता हूँ, y - 3 = 0। ये भी किस में है? एक चर है। इसमें क्या चर है बताओ? y। इसमें क्या चर था? x, है ना। t + √2 = 0, इसमें भी एक चर है t, ठीक है ना। अब जैसे इसको लिया मैंने आपको, है ना, x + 5 = 0, है ना। देखो आराम से समझो बेटा, x + 5 = 0 का मतलब क्या हो गया? x = 0 - 5 इधर जाके, तो x = क्या हो गया? -5, है ना। तो देखो बेटा, जब इसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे, किस पे शो करेंगे बेटा? इसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे, तो देखो इधर +x होता है हमारा, इधर की तरफ -x होता है ना। इधर की तरफ +y होता है, और इधर की तरफ -y होता है ना। तो देखो x बराबर -5 है ना, तो -5 इधर की तरफ होगा ना, तो -1 -2 -3 -4 और -5, तो ये -5 हो गया, है ना। तो ये जो रेखा होगी, है ना, ये जो रेखा होगी, इस पे जितने भी बिंदु होंगे बेटा, है ना, उन सबके निर्देशांक क्या होंगे बताओ? उन सबके निर्देशांक, x निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा? -5 होगा, है ना। इस पर जितने बिंदु ले लूंगा मैं, इन सबके x निर्देशांक हमेशा क्या होगा? इसका -5, है ना। और y निर्देशांक का मान अलग अलग होगा, है ना। जैसे इस बिंदु को लिया मैंने, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -5, और माना ये 1 है तो 1 हो गया। इसका क्या हो जाएगा? -5 2, इसका हो जाएगा -5 3, इसका हो जाएगा -5 4, इसका क्या हो जाएगा बताओ? -5 और -1, इसका हो जाएगा -5 -2, इसका हो जाएगा -5 -3, और इसका -5 -4, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ बेटा कि इस रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, है ना, देखो कितनी मजेदार चीज है, उनका x निर्देशांक हमेशा क्या है? -5 है। इसीलिए हमने इस समीकरण को क्या लिखा? x = -5। तो यानी ये जो रेखा है, ये किस समीकरण को रिप्रेजेंट कर रही है? x = -5 या x + 5 = 0 समीकरण को ये निरूपित कर रही है ना। तो इसीलिए बेटा इनको हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो ये भी एक रैखिक समीकरण है, ये भी एक रैखिक समीकरण है, ये भी एक रैखिक समीकरण है ना। लेकिन क्या है? इसमें एक चर है, इसमें भी एक चर है, इसमें भी एक चर है ना। तो ये तो पिछले वाले की बात हो गई, पिछली वाली एक्सरसाइज की। अब ये जो 4 एक्सरसाइज है आपकी, चौथी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कितने चर होंगे? 2 चर होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे इसके अंदर, है ना। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको कि कोई सी 2 चीज ले ली आपने, ठीक है ना, उनके मूल्य आपको, टोटल मूल्य तो पता है ना, लेकिन अलग अलग आपको नहीं पता, है ना। जैसे ऐसे समझो, एक तो है टेबल है ना, और एक चेयर है।
आपको ये पता है कि इन दोनों का जो कुल मूल्य है वो 1500 रुपये है ना, इतना पता है आपको, लेकिन ये नहीं पता कि टेबल का कितना है और चेयर का कितना है ना। तो अब इसको मुझे माना समीकरण रूप में लिखना है। किस में लिखना है बेटा? इसको मुझे समीकरण रूप में लिखना है। तो मान लिया मैंने कि इसकी कीमत तो x रुपये है और इसकी कीमत क्या है? y रुपये है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस वाई इक्वल टू 1500 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 1500 ये मुझे पता है ना। जैसे ऐसे समझो, x अगर 500 है तो y अपने आप क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि 500 और 1000 कितने जाएंगे? 1500। ये अगर माना 750 है तो ये y भी कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। अगर ये 1000 है तो ये 500 हो जाएगा। आई ना बात समझ में? तो ये भी इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं, ये भी किसको, अब देखो इनमें घात कितनी है बेटा? एक घात है ना। इसमें भी देखो x की पावर क्या है? 1 है, डिग्री 1 है ना इन सब की, है ना। घात क्या है इन सब की? 1 है। तो इसलिए ये कैसे हैं? रैखिक समीकरण हैं, ठीक है ना। लेकिन इनमें क्या था? एक वेरिएबल था, एक चर था, और इसमें कितने वेरिएबल आ गए? अब 2 चर आ गए, है ना। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ये रैखिक क्यों हुआ? क्योंकि इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी क्या है? 1 है ना। तो ये x प्लस वाई बराबर 1500, जब इसको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, है ना, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए हम इनको रैखिक समीकरण बोलते हैं। आया समझ में? ठीक है। अच्छा देखो, अब ये x प्लस वाई इक्वल टू क्या है बेटा? 1500, है ना। अब इस 1500 को मैं इधर की तरफ ला सकता हूँ, लेफ्ट साइड में। 1500 को मैं कहाँ ला सकता हूँ? बाईं ओर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, और इधर की तरफ प्लस के 1500, तो इधर की तरफ किसके हो जाएंगे? माइनस 1500 इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब ये देखो, इसका समीकरण का मानक रूप आ गया बेटा। ये क्या आ गया? ये इसका मानक रूप आ गया, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी 2-4 बार सवाल करोगे सब याद हो जाएगा आपको ये, है ना। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो अब देखो इससे इसकी तुलना करो, तो x से x की तुलना हो रही है, तो इसके आगे क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है ना। एक x का मतलब 1x होता है कि नहीं होता है ना। ऐसे ही y का मतलब क्या होता है? 1y होता है, क्योंकि 1 को y से गुणा करेंगे तो y ही आएगा, है ना। तो देखो x से x की तुलना, तो a बराबर तो क्या हो गया? 1। ऐसे ही y से y की तुलना हो गई, b बराबर क्या मिल गया हमको? 1। और c की तुलना किससे हो रही है ना। देखो ये x प्लस वाई माइनस 1500 इक्वल टू जो 0 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस वाई प्लस और ब्रैकेट में माइनस 1500 इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि देखो प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है? माइनस ही आता था। यही चीज़ आ गई नहीं आ गई? अब जब इसकी तुलना करोगे आप किससे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, है ना। तो देखो प्लस से प्लस की तुलना हुई तो c बराबर क्या आ गया? माइनस 1500 आ गया। तो c बराबर क्या आ गया? तो ये तो मैंने वैसे ही करके दिखाया आपको। अब जब इसके सवाल करोगे ना आप आगे, तो बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखो इसके फर्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो बेटा, ये एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। 2 चीज़ हैं, एक तो नोटबुक है, जो कॉपी होती है जिसमें तुम लिखते हो, उसको नोटबुक बोलते हैं ना। तो एक तो नोटबुक है और एक कलम है। कलम का मतलब क्या है? पेन, ठीक है ना। तो एक तो नोटबुक है और एक पेन है ना। तो ये कह रहा है कि नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत से कितनी है? 2 गुनी है। यानी नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से कितनी है? 2 गुनी है ना। ऐसे समझो, अगर माना पेन 5 रुपये का है तो नोटबुक कितने रुपए की हो गई? 10 रुपये की, क्योंकि खुद कह रहा है ना ये कि नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत से कितनी है? 2 गुनी है। अगर पेन 10 रुपये का मानोगे आप तो नोटबुक कितने की हो जाएगी? 20 रुपये की। पेन को 15 रुपये का मानोगे तो नोटबुक कितने की हो जाएगी? 30 रुपये की। पेन को 20 रुपये का मानोगे तो नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी? 40 रुपये, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए, कथन को बोलते हैं स्टेटमेंट, निरूपित यानी रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चरों वाला, 2 वेरिएबल्स वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, है ना। तो देखो बहुत आसान है ना, अभी कर देते हैं इसको एक चुटकियों में, है ना। तो देखो बेटा 2 चीज़ हैं आपके पास, है ना। एक तो क्या है? नोटबुक,
है ना, और दूसरा क्या है, कलम, है ना। तो ये कह रहा है कि इस नोटबुक की कीमत इस कलम की कीमत की क्या है, दुगनी है ना। तो देखो अगर तुम इसकी कीमत को x मान लेते हो और इसकी कीमत को y मान लेते हो, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है इसको x मान सकते हो इसको y मान सकते हो, ठीक है ना। तो अब इनमें क्या संबंध दे रखा है इसने ये दे रखा है बेटा कि इसकी जो कीमत है ये इसकी कीमत की कितनी है, दुगनी है ना। तो ये जो कीमत है इसकी, ये इसकी कीमत की कितनी है, दोगुनी है। यानी नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। तो कलम की कीमत की दोगुनी है तो किसके साथ की लगता है, की या से, उसको हम गुणा करते हैं, है ना। तो क्या समीकरण बन गया, x इक्वल टू 2y, है ना। अब इस 2y को कहाँ ले आओ, इधर की तरफ लेफ्ट में ले आएंगे हम। तो क्या बन गया बेटा, x माइनस 2y इक्वल टू 0, है ना। तो यही क्या हो गया, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण हो गया, है ना। ये क्या हो गया, दो चरों वाला। अब तुम कहोगे सर इसमें c तो है ही नहीं, ax प्लस by प्लस c होता है ना, हमारा मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब समीकरण क्या आया था आपका, x माइनस 2y इक्वल टू 0, है ना। तो देखो ax तो ये हो गया, यानी यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना। y का गुणांक कितना है, -2, है ना। c नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो अभी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब देखो ये हो गया ना, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो a बराबर तो कितना है 1, b बराबर कितना है -2 और c बराबर कितना है 0, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखो कितना आसान है। तो इसने खुद कह रहा है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है, नोटबुक की कीमत क्या है हमारी, x रुपये मान ली हमने, और कलम की कीमत क्या है, y है। तो क्या आ गया समीकरण, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। तो बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, 2 ही प्रश्न है बस इसमें, एक प्रश्न और है अब आपका, है ना। देखो ये बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग है, आपको मज़े से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को, निम्नलिखित लीनियर इक्वेशंस को रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो ये मानक रूप कहलाता है ना बेटा, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। देखो बार बार करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ये परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। के रूप में व्यक्त कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए और प्रत्येक स्थिति में एंड इन ईच कंडीशन, और प्रत्येक स्थिति में एंड इन ईच कंडीशन ए बी और सी के मान लिखिए, ए बी व सी के मान, राइट दी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। बहुत आसान है ना। तो देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो बेटा आपकी बुक में मिसप्रिंट है ना। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। तुम्हारी बुक में ये नहीं लिखा हुआ है ना, सिर्फ इतना लिख रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू यहाँ खाली, तो ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है बेटा, है ना। तो इसमें लिख लेना आप 9.35 और 5 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर क्या है, बार। बार का मतलब क्या होता है, ये 5 का अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार बार, ठीक है ना। तो फर्स्ट है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर क्या है, बार, है ना। देखो इधर समझा देता हूँ मैं आपको, 9.35 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है, 9.355555, ये 5 रिपीट होता चला जाएगा, तो इसलिए इसको क्या लिख देते हैं, 9.35 के ऊपर बार, ठीक है। अच्छा अब देखो हमारा मानक रूप क्या होता है बेटा, ये रहा ax प्लस by प्लस सी। मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, यानी बराबर के चिन्ह से इधर की तरफ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जबकि हमारा क्या आ रहा है, इधर 9.35 के ऊपर बार आ रहा है, तो इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे हम, है ना। तो क्या कर देंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे। पक्षांतरण करने पर तो क्या हो गया, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार। अब इधर की तरफ क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। अब इसको देखो यूँ लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा x प्लस
3 गुणा वाई माइनस 9.35 के ऊपर बार। तो ये तो क्या हो गया, तो पहली चीज़ होगी ना, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक चीज़ तो इसका ये आंसर हो गया, है ना। दूसरा कह रहा है ए बी और सी के मान लिखिए। तो देखो इसकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना कर दो, है ना। तो देखो x से x की तुलना होगी तो a बराबर क्या आ गया 2, ठीक है। y से y की तुलना होगी तो b बराबर क्या है 3, b बराबर क्या है 3, है ना। और c बराबर देखो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो c बराबर क्या लेंगे माइनस 9.35। तो c बराबर क्या हो जाएगा माइनस 9.35 के ऊपर बार। देखो इधर दोबारा समझाता हूँ आपको कि ये जो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर जो बार है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y प्लस और ब्रैकेट में क्या लिख दिया 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू 0। क्योंकि देखो ये और ये एक ही बात है, क्योंकि प्लस को जब माइनस से गुणा करते तो क्या आता है माइनस आता है ना। तो अब ये देखो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। तो a बराबर तो क्या आ गया 2, ठीक है, b बराबर क्या आ गया 3, है ना। और देखो अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो c बराबर क्या आ गया माइनस 9.35। तो ये थोड़ा सा माइनस, ये आपका आंसर हो गया, है ना। देखो कितना बहुत छोटा सा, कितना आसान है। सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन में क्या है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना। तो देखो बहुत आसान है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं x माइनस 1/5 गुणा y लिख सकता हूँ ना इसको, माइनस 10 इक्वल टू 0। क्योंकि देखो इसके नीचे क्या छिपा हुआ 1 को y से गुणा करोगे तो y आ जाएगा और 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा, है ना। तो ये मैंने मेरी सुविधा के लिए लिख लिया, है ना। तो x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 1/5 गुणा वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इसकी तुलना करेंगे, अब ये मानक रूप में तो है ही, ये किस रूप में है मानक रूप में है। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करो। तो देखो x से x की तुलना, तो इसके आगे क्या छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है, तो a बराबर क्या आ गया 1, a बराबर तो क्या आ गया 1 आ गया, है ना। देखो y से y की तुलना होगी तो b बराबर क्या आ गया माइनस 1/5, b बराबर क्या आ गया माइनस 1/5, है ना। देखो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1x प्लस ब्रैकेट में माइनस 1/5 y, ठीक है ना। ऐसे ही देखो c, ये प्लस और ये क्या है माइनस, c बराबर क्या आ गया माइनस 10, है ना। देखो दोबारा समझाता हूँ मैं आपको इसको, है ना। यानी ये जो है ना आपका x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ देखो x प्लस माइनस 1/5 वाई प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि देखो बेटा प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा और ऐसे ही प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो अब देखो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। तो इसके आगे क्या छिपा हुआ है 1, तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर माइनस 1/5 आ गया। देखो अब देखो प्लस से प्लस की तुलना हो रही है ना, y से y की तुलना, तो b बराबर क्या आ गया माइनस 5, है ना। प्लस से प्लस की तुलना हो रही है तो c बराबर क्या आ गया माइनस 10। तो यही चीज़ आ गई नहीं आ गई, यही चीज़ आपकी आ गई, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड देखो बेटा, थर्ड है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, है ना। बस सबसे पहला क्या है बेटा, इधर की तरफ 0 आना चाहिए, तो इसको पक्षांतरण कर लेंगे, है ना। तो क्या आ गया माइनस के 2x प्लस के 3y माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आ गया, है ना। अब इसके नीचे लिख लो ए बी सी के मान निकालने ना आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो तुम खुद ही बता दोगे, x से x की तुलना हो गई तो a बराबर क्या आ गया माइनस 2, a बराबर क्या आ गया माइनस 2, ठीक है। y से y की तुलना हो गई, b बराबर क्या आ गया 3, b बराबर क्या आ गया 3 आ गया, है ना। और c बराबर क्या हो गया माइनस 6, क्योंकि प्लस ब्रैकेट में माइनस 6 लिख सकते हैं इसको, तो c बराबर क्या आ गया माइनस के 6 है। यही इसका आंसर है।
है ना। देखो कितना कितना आसान आसान क्वेश्चन दिए हैं तुमको, बिल्कुल टुन्ने मुन्ने से, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 4 क्या है, x इक्वल टू 3y, है ना, x इक्वल टू 3y। तो अब सबसे पहला काम तो क्या है, पक्षांतरण करके जो दाईं ओर की चीज़ होती है उसको कहाँ ले आओ, बाईं ओर ले आओ, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 3y इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, अब देखो इसमें 2 हैं, जबकि हमारा मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें c वाला पद नहीं है ना, कोई बात नहीं, उसको 0 मान सकते हैं, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 3y प्लस 0, क्योंकि 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये क्या बन गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू, तो ये तो इसका ax प्लस by प्लस c के रूप में हो गया। अब a और b के c के मान इससे मिल जाएंगे। तो देखो इसके आगे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है ना, तो a बराबर तो क्या हो गया 1, b बराबर क्या हो गया -3, b बराबर -3 हो गया, और c बराबर क्या हो गया 0, ठीक है ना। यही इसका आंसर है ना। देखो कितने आसान आसान प्रश्न है आपके, है ना। a बराबर 1 आ गया, b बराबर -3 आ गया, और c बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। अब 5th 6th 7th और 8th छोटे छोटे से और हैं आपके, अभी हो जाएंगे बस 5 मिनट में, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद है 5th, 2x इक्वल टू -5y, है ना। तो सबसे पहला काम, दाईं ओर के पद को बाईं ओर ले आओ। तो 2x माइनस के 5y इधर आके किसका हो गया, प्लस के 5y, इसके बराबर क्या हो गया 0। अब इसमें c वाला पद नहीं है तो प्लस 0 लगा देंगे। तो 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो आ गया ना, ये मानक रूप में आ गया, ax प्लस by प्लस c के रूप में आ गया। अब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो अब x से x की तुलना होगी तो a बराबर क्या आ गया 2, a बराबर 2, b y से y की तुलना की b बराबर क्या आ गया 5, b बराबर क्या आ गया 5 आ गया, और c बराबर क्या आ गया 0, है ना। आंसर ये आ गया आपका, ठीक है। अब हम 6 करते हैं इसका। 6 है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो बेटा, इधर की तरफ तो 0 है इसमें दाईं ओर, है ना, लेकिन इसमें y वाला पद नहीं है ना। इसमें कौन सा पद नहीं है, y वाला पद नहीं है, क्योंकि हमारा क्या होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमारा क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो देखो ये वाला पद इसमें है, और ये अचर पद भी है, c की जगह क्या है 2 है, लेकिन by नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इसको by को क्या लिख सकते हैं 0y, है ना, क्योंकि 0 को जब y से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। तो 0 को तो जोड़ सकते हैं हम, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को जब y से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, यानी 3x प्लस 0 प्लस 2 का मतलब 3x प्लस 2 ये आ गया। तो ये हमने बस इसकी हमारी सुविधा के लिए लिखा है, इसको तुलना करने के लिए। आया ना समझ में बात, है ना। तो y का पद नहीं है तो 0y लिख सकते हैं, x का पद नहीं है तो 0x लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसकी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर लो। तो a बराबर क्या आ गया 3, b बराबर क्या आ गया 0, है ना। देखो b बराबर क्या आ गया 0, और c बराबर क्या आ गया 2, है ना। देखो कितना आंसर है, कितना सरल है, ठीक है। अब इसका 7th पार्ट देखें हम। 7th पार्ट क्या है, y माइनस 2 इक्वल टू 0। जैसा मैं अभी बता रहा था ना आपको, वही चीज़ है। देखो इसमें x वाला पद नहीं है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 0 गुणा x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। y माइनस 2 तो ये है ही पहले से ही, है ना। x वाला पद इसमें नहीं है, तो 0 गुणा x लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 को जब x से गुणा करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो क्या हुआ, 0 प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, और 0 का कोई मतलब नहीं, तो y माइनस 2 यही चीज़ हुई कि नहीं हुई, है ना। अब इसकी तुलना कर लो आप, ax प्लस by प्लस c, तुलना को इंग्लिश में कंपेरिजन बोलते हैं ना। अब देखो x से x, तो a बराबर क्या हो गया 0, a बराबर तो क्या हो गया 0 हो गया, है ना। देखो y से y की तुलना होगी तो इसके आगे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है 1। तो b बराबर क्या आ गया 1, 1 आ गया, है ना। और c बराबर क्या हो गया -2,
सी बराबर क्या हो गया -2, है ना, क्योंकि देखो y -2 इक्वल टू 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0x प्लस 1y प्लस -2 इक्वल टू 0, है ना। तो देखो 0x का तो कोई मतलब नहीं, तो बस सुविधा के लिए लगा रहा हूँ मैं। y का मतलब 1y होता है और -2 को प्लस -2, तो अब ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में हो गया, नहीं हो गया। तो a बराबर 0 आ गया, b बराबर 1 आ गया और c बराबर -2 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, है ना, देखो कितनी जल्दी हो गई है। 5 इक्वल टू 2x, क्या है बेटा 5 इक्वल टू 2x, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो ये राइट साइड में है, तो सबसे पहला काम क्या है बताओ, राइट साइड के पद को कहाँ लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे, है ना। तो ये क्या बन गया, प्लस का 5, देखो ऐसे समझो आप, ये बराबर का चिन्ह है, तो देखो 5 इधर पहले से ही है और प्लस का 2x इधर आके किसका हो गया, माइनस को, तो इधर की तरफ क्या हो गया 0। अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ माइनस के 2x प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो माइनस 2x को देखो आगे पीछे करने में चिन्ह वही रहेंगे, आगे जब पीछे जब करोगे ना आप तो चिन्ह वही रहेंगे, है ना। तो 5 किसका है, प्लस का, तो प्लस का 5 है, 2x किसका है, माइनस का, तो माइनस का हो गया। अब देखो इसमें y वाला पद नहीं है ना, x वाला पद है और अचर पद है, y वाला पद नहीं, तो इसको y वाले पद को क्या लिख सकते हैं 0y। तो ये हो गया माइनस के 2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। तो ये मानक रूप में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। यानी ये इसका किस रूप में आ गया, मानक रूप में आ गया। तो ये भी मानक रूप कहलाएगा इसका, ये लिख लो चाहे ये लिख लो। अब इसकी ax प्लस by प्लस c से इसकी कंपैरिजन कर लो। तो देखो a बराबर -2 आ गया, a बराबर क्या आ गया -2, ठीक है ना। a बराबर क्या आ गया -2 आ गया, b बराबर 0 आ गया, सॉरी y नहीं, b इक्वल टू क्या आ गया 0, है ना, क्योंकि y से y की तुलना में b बराबर 0 आ गया। c बराबर क्या आ गया 5 आ गया, c बराबर 5 आ गया, है ना। देखो इसको दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, क्या है बेटा 5 इक्वल टू 2x, है ना। तो इस 2x को कहाँ लाएंगे, इधर की तरफ लाएंगे, तो क्या बन गया ये माइनस के 2x और ये 5 किसका है, प्लस का, इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसमें y का पद नहीं है ना, तो माइनस के 2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। जब आप इसकी ax प्लस by प्लस c से तुलना करोगे तो a बराबर क्या आ गया -2, b बराबर क्या आ गया 0 और c बराबर क्या आ गया 5, यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली पूरी हो गई। फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस हर अति मन भावन, राम सिया राम जय जय राम। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।